नमस्कार और हमारी आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम भारत के एक कह सकते हैं बहुत ही पेचीदा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे पर बात करने वाले हैं, गौ हत्या और बीफ निर्यात। जी हाँ, ये एक ऐसा विषय है जो हमारी धार्मिक मान्यताओं, हमारी आर्थिक ज़रूरतों और जो हमारे संवैधानिक उसूल हैं, उनके बीच एक बहुत नाजुक संतुलन का सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। और गौ हत्या यानी गाय की हत्या का जो मुद्दा है, भारत में खासकर हिंदुओं के लिए उसके बहुत गहरे धार्मिक मायने हैं। गाय को पवित्र माना जाता है। हाँ, लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प विरोधाभास भी सामने आता है। इस गहरी धार्मिक भावना के बावजूद भारत दुनिया के सबसे बड़े बीफ निर्यातकों में से एक है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो निर्यात है, ये मुख्य रूप से भैंस के मांस का होता है, जिसे कैरा बीफ भी कहते हैं। अच्छा, और ये कोई आज का मुद्दा तो है नहीं, इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। जी बिल्कुल, ये जो आधुनिक गौ रक्षा आंदोलन है, इसकी जड़ें तो हमें 19वीं सदी के अंत तक ले जाती हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज जैसे संगठनों की इसमें काफ़ी अहम भूमिका रही है। और फिर हमारे संविधान का अनुच्छेद 48 भी है। हाँ, वो भी है, जो राज्यों को ये निर्देश देता है कि वो गायों, बछड़ों और दूसरे दूधारू या मतलब खेती के काम आने वाले मवेशियों के वध को रोकने की दिशा में कदम उठाएं। तो आज की अगर स्थिति देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? आज की स्थिति देखें तो भारत की लगभग 99% आबादी पर किसी न किसी तरह के गौ रक्षा कानून लागू होते हैं। 99%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, देश के 29 में से 24 राज्यों में गौ हत्या पर या तो पूरी तरह से पाबंदी है या फिर कुछ नियम कायदे लागू हैं। और बाकी के राज्य? हाँ, वहीं केरल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड जैसे कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां इस पर कोई खास रोक टोक नहीं है। तो मतलब काफी विविधता है कानूनों में। बहुत ज्यादा। तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी जानकारी हमें स्रोतों से मिली है, उसके आधार पर इस मुश्किल और बहुआयामी मुद्दे के जो अलग अलग पहलू हैं, धार्मिक, आर्थिक, कानूनी, सामाजिक, उन्हें बिना किसी तरफ झुके समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो सबसे पहले शायद यही समझना चाहिए कि आखिर ये विषय आज इतना अहम क्यों हो गया है। मतलब हाल के सालों में इस पर इतनी बहस, इतनी चिंता क्यों बढ़ गई है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है और इसके पीछे असल में कई बड़ी वजह हैं। एक तो जो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है, वो है बढ़ती हुई भीड़ की हिंसा। हाँ, वो विजिलेंटे वायलेंस जिसे कहते हैं। बिल्कुल, जो गौ रक्षा के नाम पर हो रही है। और इसके आंकड़े देखें तो स्थिति काफी गंभीर लगती है। क्या कहते हैं आंकड़े? देखिए, 2010 से 2017 के मध्य तक गौ रक्षा से जुड़े करीब 63 हमले दर्ज हुए और इन हमलों में 28 भारतीयों की जान चली गई, जिनमें से 24 मुसलमान थे और 124 लोग घायल हुए। ये तो बहुत गंभीर आंकड़े हैं। और क्या ये सिलसिला रुका है? लगता तो नहीं है। एक्लेड नाम की एक संस्था है जो दुनिया भर में राजनीतिक हिंसा पर नजर रखती है। जी, मैंने सुना है। उनके शोध के मुताबिक जून 2019 से मार्च 2024 के बीच मुसलमानों को निशाना बनाकर हिंदुओं द्वारा किए गए हर 5 हमलों में से एक से ज्यादा हमला का कारण यही गौरक्षा से जुड़ी हिंसा थी। हर 5 में से एक से ज्यादा? हाँ, और यहां तक कि नवंबर 2024 में भी ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई। तो ये साफ तौर पर कानून और व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। बिल्कुल, ये तो हुई हिंसा की बात। और क्या कारण है इसके इतने अहम होने के? दूसरा बड़ा कारण है वो आर्थिक विरोधाभास, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। हाँ, वो निर्यात वाला। जी, देश के अंदर कई राज्यों में इतने सख्त कानून हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत ने 2023-24 में करीब $3.74 बिलियन का भैंस का मांस निर्यात किया। $3.74 बिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, तो ये विदेशी मुद्रा कमाने का एक बड़ा जरिया है, जो कि घरेलू नीतियों के साथ मिलकर एक थोड़ी अजीब सी तस्वीर पेश करता है। सही कहा। और तीसरा पहलू क्या था? तीसरा पहलू है संवैधानिक सवाल। भारत जैसे विविधता वाले लोकतंत्र में ये मुद्दा धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक आजादी और रोजी रोटी कमाने का अधिकार, हाँ बिल्कुल, जैसे बुनियादी सवालों को खड़ा करता है। कुछ आलोचक हैं जो ये मानते हैं कि अगर कानून सिर्फ धार्मिक भावनाओं के आधार पर बनाए जाते हैं तो वो शायद भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को कमजोर कर सकते हैं। ये वाकई एक बहुत उलझी हुई तस्वीर है। आपने ये भी बताया था कि कानून अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। क्या इस पर थोड़ी और रोशनी डाल सकते हैं कि ये कानूनी ढांचा इतना अलग क्यों है
और राज्यों के बीच मुख्य अंतर क्या है? हाँ, ये भिन्नता काफी ज्यादा है। देखिए, मोटे तौर पर देखें तो कुछ राज्य हैं जहां गौ हत्या पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह, और सजा भी काफी सख्त है। इनमें गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। अच्छा, और फिर कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां शायद कुछ शर्तों के साथ इजाजत है? बिल्कुल, जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में कुछ शर्तों के साथ वध की अनुमति है। क्या शर्तें होती हैं आमतौर पर? आमतौर पर ये अनुमति बूढ़े या बीमार मवेशियों के लिए होती है और उसके लिए एक सरकारी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ठीक है। और फिर कुछ राज्य हैं जहां कोई पाबंदी ही नहीं है, जैसे केरल और उत्तर पूर्व के कई राज्य, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। लक्षद्वीप भी इसी में आता है। और सजाओं में भी बहुत अंतर है जैसा आपने बताया। हाँ, सजाओं में भी बहुत अंतर है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और राजस्थान में 10 साल तक की जेल हो सकती है। 10 साल? जी। गुजरात में तो उम्र कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उम्र कैद? गौहत्या के लिए। हाँ, गुजरात का कानून यही कहता है। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 7 साल तक की कैद है, जबकि पश्चिम बंगाल, असम, बिहार जैसे राज्यों में सजा थोड़ी कम है, 6 महीने से 2 साल तक की। ये कानूनी पक्ष तो काफी हद तक स्पष्ट हुआ। अब जरा भारत के बीफ निर्यात उद्योग की बात करते हैं। आपने बताया कि ये बहुत बड़ा है, इसके आंकड़े क्या कहानी कहते हैं? हाँ, भारत का बीफ निर्यात उद्योग, जो कि जैसा हमने कहा मुख्य रूप से भैंस के मांस पर टिका है, वो काफी प्रभावशाली है। अगर हम 2030 के आंकड़ों को देखें तो भारत ने 1 अरब 10 करोड़ किलोग्राम से भी ज्यादा भैंस का मांस बाहर भेजा। 1 अरब 10 करोड़ किलोग्राम? जी, और इसकी कीमत थी करीब 3.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये एक बहुत बड़ी रकम है। और क्या भविष्य में इसके और बढ़ने की उम्मीद है? क्या अनुमान है? हाँ, अनुमान तो यही इशारा कर रहे हैं। USDA यानी अमेरिकी कृषि विभाग, उनका अनुमान है कि 2025 तक भारत का बीफ निर्यात बढ़कर 1.65 मीट्रिक टन तक पहुंच सकता है। अच्छा। ये 2024 के मुकाबले करीब 4% ज्यादा होगा। इस क्षेत्र में कई बड़ी कंपनियां भी काम कर रही हैं, जिनमें एलन आसन्स प्राइवेट लिमिटेड सबसे आगे है। ये जानना भी दिलचस्प होगा कि ये सारा मांस आखिर जा कहाँ रहा है, मतलब कौन से देश हैं जो इसके मुख्य खरीदार हैं? भारत के भैंस मांस के जो सबसे बड़े खरीदार हैं, उनमें वियतनाम सबसे ऊपर है, फिर मलेशिया, मिस्र, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल हैं। यहाँ ये बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि ये निर्यात गाय का मांस का नहीं, बल्कि मुख्य रूप से भैंस के मांस यानी कैरा बीफ का है। जी, ये स्पष्ट करना जरूरी है। तो ये समझना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे एक तरफ देश के अंदर इतने सख्त कानून हैं, इतनी भावनाएं जुड़ी हैं, और दूसरी तरफ इतना बड़ा निर्यात का कारोबार फल फूल रहा है। बिल्कुल। अब जरा इस मुद्दे से जुड़े अलग अलग नजरियों और विवादों पर आते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इसे कैसे देखा जाता है? यहाँ कई अलग अलग दृष्टिकोण हैं, जैसा कि जाहिर है। अगर हिंदू नजरिए से देखें तो गाय को बहुत पवित्र माना जाता है, उसे माँ का दर्जा दिया गया है और वो दैवीय कृपा का प्रतीक है। कुछ धार्मिक व्याख्याओं में तो गाय के अंगों को वेदों और पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से भी जोड़ा गया है। इसलिए बहुत से हिंदुओं के लिए गौ रक्षा उनकी धार्मिक पहचान और अपनी संस्कृति को बचाने का एक अहम हिस्सा है। और मुस्लिम समुदाय का इस पर क्या नजरिया है? जाहिर है उनके लिए ये अलग मायने रखता होगा। हाँ बिल्कुल, इस्लाम में गोमांस खाने की इजाजत है, इसलिए गौ हत्या पर जो प्रतिबंध लगे हैं उन्हें कई बार धार्मिक स्वतंत्रता और खान पान की आदतों में दखल के तौर पर देखा जाता है। क्या ये तनाव नया है? नहीं, ये तनाव नया नहीं है, ये तो औपनिवेशिक काल से ही चला आ रहा है। उस समय भी मुस्लिम समुदाय ने तर्क दिया था कि बीफ पर रोक उनके भोजन और उनके आर्थिक अधिकारों का हनन करती है। अच्छा, अब आर्थिक नजरिए से क्या तर्क दिए जाते हैं? मतलब प्रतिबंधों के पक्ष में और विपक्ष में क्या कहा जाता है? जो लोग प्रतिबंधों का समर्थन करते हैं वे अक्सर ये तर्क देते हैं कि गायें खेती के लिए जरूरी हैं, वो बोझा ढोने के काम आती हैं, दूध देती हैं। वो गायों के संरक्षण के, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि पर्यावरण से जुड़े फायदों पर भी जोर देते हैं। और जो विरोध करते हैं उनका क्या कहना है? वहीं जो लोग प्रतिबंधों के खिलाफ हैं उनका मुख्य तर्क ये है कि बूढ़े और बीमार मवेशियों को बेचने पर रोक लगाने से किसानों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, क्योंकि एक शोध से पता चला है कि 2017 में जब प्रतिबंध और सख्त हुए तो मवेशियों की कीमतें 20 से 30% तक गिर गईं। ओह! इसका मतलब ये हुआ कि जो गाय कभी किसान के लिए एक संपत्ति थी वो अब एक आर्थिक बोझ बन गई। और संवैधानिक बहस किस बात पर केंद्रित है?
धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों को लेकर क्या चिंताएं उठाई जाती हैं? ये एक बहुत ही बुनियादी और अहम बहस है। मुख्य सवाल ये है कि क्या सिर्फ धार्मिक भावनाओं के आधार पर बनाए गए गौरक्षा कानून भारत के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ है? वैसे 1958 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में इन प्रतिबंधों को धार्मिक के बजाय आर्थिक आधार पर सही ठहराने की कोशिश की थी, लेकिन ये बहस आज भी जारी है। और मौलिक अधिकारों का क्या? हाँ, वहीं पर टकराव आता है। धार्मिक आज़ादी, अपनी मर्जी का पेशा चुनने का अधिकार और खान पान चुनने की आज़ादी जैसे मौलिक अधिकारों के बीच एक तनाव पैदा होता है। खासकर एक ऐसे देश में जहां हिंदू बहुमत में है, वहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सवाल और भी जटिल हो जाता है। बिल्कुल, ये तो हुए अलग अलग दृष्टिकोण। अब अगर हम इन गौरक्षा कानूनों के लागू होने के नतीजों पर नजर डालें, तो क्या फायदे और क्या नुकसान सामने आए हैं? क्या इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी बताए जाते हैं? हाँ, समर्थक कुछ फायदों की बात जरूर करते हैं। पहला तो है सांस्कृतिक संरक्षण। उनका मानना है कि इससे हिंदू धार्मिक परंपराओं और पहचान को बनाए रखने में मदद मिलती है। ठीक है। दूसरा, खेती को फायदा, खासकर छोटे किसानों के लिए जो अब भी खेती के काम में पशुओं पर निर्भर हैं, उनके लिए भारवाहक पशुओं का संरक्षण होता है, ऐसा कहा जाता है। तीसरा, डेयरी उद्योग को बढ़ावा। यह तर्क दिया जाता है कि इससे दूध उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। और कुछ लोग पर्यावरण से जुड़े फायदे भी गिनाते हैं, जैसे टिकाऊ खेती को बढ़ावा। ये तो हुए फायदे, लेकिन जाहिर है सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा। आपने किसानों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ का जिक्र किया था, जो निश्चित रूप से एक बड़ा नुकसान है। इसके अलावा और क्या बड़ी चुनौतियां सामने आई हैं? किसानों पर आर्थिक बोझ वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक अनुमान के मुताबिक एक बूढ़े या अनुत्पादक पशु को पालने का खर्च महीने में 7,500 रुपये तक आ सकता है। 7,500 प्रति माह? जी, इससे जाहिर है गांव में गरीबी और बढ़ी है। इसके अलावा मांस और चमड़ा उद्योगों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। मांस प्रसंस्करण उद्योग, जिसमें कभी लाखों लोग काम करते थे, वहां बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म हुई हैं। और चमड़ा उद्योग पर इसका क्या असर हुआ? वो भी तो एक बड़ा उद्योग है भारत में। चमड़ा उद्योग को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले 2017 में इस उद्योग की बढ़ोतरी दर लगभग 10% नकारात्मक रही। मतलब उद्योग सिकुड़ गया। 10% की गिरावट? हाँ, और चमड़े की कीमतें भी काफी गिरी हैं। 2014 में जो चमड़ा करीब 50 रुपए प्रति वर्ग फुट बिकता था, वो 2024 में घटकर सिर्फ 22 रुपए प्रति वर्ग फुट रह गया। आधा से भी कम? जी, इसका एक ठोस उदाहरण बेंगलोर के डीजे हल्ली इलाके में देखने को मिलता है। वहां बीफ प्रतिबंध के बाद चमड़ा बनाने वाली जो फैक्ट्रियां थी, उनकी संख्या 250 से घटकर महज 10-15 रह गई। ओह, ये तो बहुत बड़ा असर है। आर्थिक नुकसान के अलावा समाज पर और लोगों की सेहत पर इसका क्या असर पड़ा है? सामाजिक तनाव एक और गंभीर नतीजा है। गौरक्षा के नाम पर जो हिंसा होती है, उसने समुदायों के बीच दरार पैदा की है और अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर मुसलमानों और दलितों में एक डर का माहौल बनाया है। इससे समाज का जो आपसी भाईचारा है, वो कमजोर हुआ है। और सेहत के मोर्चे पर? सेहत के मोर्चे पर भी चिंताजनक बातें सामने आई हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि जिन समुदायों में पारंपरिक रूप से बीफ खाया जाता था, वहां प्रतिबंधों के बाद महिलाओं के हीमोग्लोबिन स्तर में औसतन 1.2 ग्राम प्रति लीटर की कमी आई है। 1.2 ग्राम प्रति लीटर की कमी? हाँ, और गंभीर एनीमिया यानी खून की कमी के मामलों में 27% की बढ़ोतरी हुई है। ये वाकई चिंता की बात है, खासकर महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिहाज से। बिल्कुल, ये तो बहुत गंभीर परिणाम है। अच्छा, अब अगर हम हाल के रुझानों को देखें तो इस क्षेत्र में नए शोध, विकास और आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं? क्या निर्यात में बढ़ोतरी जारी रहने की उम्मीद है? बताते हैं। उम्मीद है कि 2025 में भारत का बीफ, मुख्यतः भैंस का मांस, उत्पादन बढ़कर 4.64 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा। ये 2024 से 2% ज्यादा है। और निर्यात के भी 1.65 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि 4% की बढ़ोतरी होगी। घरेलू खपत भी बढ़ने की उम्मीद है, लगभग 3.06 मिलियन मीट्रिक टन तक। और अगर हम पूरे भारतीय मांस बाजार को देखें, सिर्फ निर्यात नहीं, तो उसका रुझान कैसा है? कुल मिलाकर भारतीय मांस बाजार तेजी से बढ़ रहा है। 2024 में इसका मूल्य करीब 55.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर आका गया था। 55 बिलियन डॉलर? हाँ, और अनुमान है कि 2033 तक ये 114.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। यानी लगभग दोगुना? जी, लगभग।
ये 2025 से 2033 के दौरान औसतन 8.5% सालाना की चक्रवृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान है। क्या इस उद्योग में टेक्नोलॉजी का भी कोई रोल है? कुछ नए इनोवेशंस हो रहे हैं? बिल्कुल। उद्योग अपनी क्षमता और स्थिरता बढ़ाने के लिए नई तकनीकें अपना रहा है। इसमें ऑटोमेशन शामिल है, जैसे रोबोट से चलने वाली मांस प्रसंस्करण लाइनें। अच्छा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कंप्यूटर विजन सिस्टम से मांस की गुणवत्ता जांचना और बर्बादी कम करना। पैकेजिंग में भी सुधार हो रहा है, जैसे बायोडिग्रेडेबल बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल। और क्या कुछ छोटे स्तर पर भी काम हो रहा है? हाँ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने तो छोटे स्तर पर साफ सुथरे तरीके से मांस प्रसंस्करण के लिए पोर्टेबल यानी कहीं भी ले जा सकने वाली इकाइयां भी विकसित की हैं, जिन्हें पीमार्ट कहते हैं। ये तो दिलचस्प है। तो ये सब जानने के बाद अगर हम देखें कि इन नीतियों और घटनाओं का असल दुनिया में क्या असर हुआ है, अर्थव्यवस्था पर, व्यापार पर, समाज पर, इसके क्या दूरगामी परिणाम देखने को मिल रहे हैं? असर बहुत गहरे और दूर तक फैले हुए हैं, जैसा हमने देखा। आर्थिक असर की बात करें तो 2017 के बीफ प्रतिबंध ने साफ दिखाया कि कैसे ऐसी नीतियां खेती किसानी पर भारी वित्तीय बोझ डाल सकती हैं। इसने भारत की वैश्विक निर्यात रैंकिंग पर भी असर डाला। इससे हमारे पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, उनको बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका मिल गया। और मांस प्रसंस्करण और चमड़ा उद्योगों में बड़े पैमाने पर नौकरियां गईं, जिसका सबसे बुरा असर समाज के हाशिए पर रहने वाले तबकों पर पड़ा। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों पर इसका क्या असर रहा? वो जो विरोधाभास है कि देश में प्रतिबंध है और बाहर इतना निर्यात हो रहा है, क्या ये कोई दिक्कत पैदा करता है? भारत की स्थिति वाकई अनोखी है। मतलब घरेलू प्रतिबंधों के साथ साथ भैंस मांस का एक प्रमुख निर्यातक होना, ये कूटनीतिक और व्यापारिक स्तर पर एक खास तरह की स्थिति तो पैदा करता ही है। लेकिन क्या इससे व्यापार रुका है? नहीं, व्यापार तो चल रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के कई देश भारतीय भैंस के मांस पर काफी निर्भर है, इसलिए भारत की कृषि निर्यात रणनीति का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। और सामाजिक और कानूनी मोर्चे पर क्या बड़े बदलाव या नतीजे देखने को मिले हैं? सामाजिक और कानूनी स्तर पर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। अदालत ने भीड़ की हिंसा से निपटने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया। हालांकि कुछ अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि पुलिस या जो कानून लागू करने वाली एजेंसियां हैं, वो कई बार पीड़ितों की रक्षा करने में नाकाम रहती हैं या कभी-कभी तो उत्पीड़न में शामिल भी पाई जाती हैं। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। हाँ, और इन सब वजहों से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच दूरियां और अविश्वास और बढ़ा है। और स्वास्थ्य और पोषण पर पड़ने वाले असर के बारे में भी आपने बताया था, जो कि बहुत ही गंभीर है। हाँ, और ये दोहराना जरूरी है कि शोध ने उन समुदायों में स्वास्थ्य पर मापने लायक असर दर्ज किए हैं जो पारंपरिक रूप से बीफ खाते थे। खासकर महिलाओं के हीमोग्लोबिन स्तर में कमी और एनीमिया का बढ़ना, ये कमजोर तबकों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर चिंताएं पैदा करता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, हमने बहुत सारे आंकड़े देखे, अलग अलग नजरिए समझे और असर पर बात की। इसका निचोड़ क्या है, सार क्या निकलता है? देखिए, संक्षेप में कहें तो गौ हत्या और बीफ निर्यात का मुद्दा आज के भारत की सबसे उलझी हुई, सबसे जटिल नीतिगत चुनौतियों में से एक है। ये साफ दिखाता है कि कैसे धार्मिक परंपराएं, आर्थिक जरूरतें और संविधान के सिद्धांत आपस में टकराते हैं। मुख्य बातें जो निकल कर आती हैं वो शायद ये हैं। पहला, ये दिखाता है कि भारत जैसे विविधता भरे देश में शासन चलाना कितना मुश्किल काम है, जहां धार्मिक भावनाएं अक्सर आर्थिक हकीकत से टकरा जाती हैं। सही कहा। दूसरा, इसके आर्थिक असर बहुत बड़े और कई परतों वाले हैं। एक तरफ तो अरबों डॉलर का निर्यात राजस्व है, तो दूसरी तरफ किसानों और कुछ खास उद्योगों पर भारी लागत का बोझ भी है। तीसरा, 2014 के बाद से भीड़ की हिंसा में जो बढ़ोतरी हुई है, उसने इसे कानून व्यवस्था की एक गंभीर चुनौती बना दिया है। इससे देश का जो सामाजिक ताना बाना है वो खतरे में है। बिल्कुल। और चौथा, गौ रक्षा कानूनों से जुड़े जो संवैधानिक सवाल हैं, खासकर अनुच्छेद 48 और मौलिक अधिकारों के बीच का जो तनाव है, वो अभी भी अनसुलझे हैं और उन पर बहस लगातार जारी है। और अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो आगे क्या मुख्य चुनौतियां और संभावनाएं नजर आती हैं? भविष्य में कई चीजें मायने रखेंगी। एक तो जैसा हमने देखा, मांस उद्योग के बढ़ने की काफी संभावना है। वो 2033 तक 114 बिलियन डॉलर का अनुमान है। लेकिन घरेलू प्रतिबंध एक चुनौती बने रहेंगे। दूसरी बात, कानूनी स्थिति बदल सकती है।
क्या केंद्र कोई एक समान कानून लाएगा या राज्यों के कानूनों में बदलाव होगा, ये देखना होगा। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। तीसरी बात, सामाजिक और राजनीतिक माहौल बहुत अहम बना रहेगा। इसमें हिंदू राष्ट्रवाद का असर और अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं। फिर नई तकनीकें जैसे वैकल्पिक प्रोटीन या पशुधन प्रबंधन के बेहतर तरीके शायद कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। अच्छा। और आखिर में दुनिया के बाजार में भारत की जगह इस बात पर निर्भर करेगी कि वो कितनी प्रतिस्पर्धी कीमतें और अच्छी गुणवत्ता दे पाता है। तो अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वे सोच सकते हैं जी, कि भारत अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को सहेजते हुए आर्थिक तरक्की की राह पर आखिर कैसे चल सकता है? ये देश कैसे बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कर सकता है, खासकर तब जो वो भैंस मांस का दुनिया का एक सबसे बड़ा निर्यातक भी है। इन मुश्किल सवालों के जवाब खोजना आने वाले दशकों में भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भविष्य को तय करने में एक अहम भूमिका निभाएगा। कि इस गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।